जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 30 जनवरी जो फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, जीके का एनालिसिस लेके आया हूं आपके लिए। जो भी एनालिसिस डाले हैं उनको आप देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हमारे मॉक टेस्टों से, जो भी क्लास मैंने दी हैं। अगर 20 क्वेश्चन है तो 15-16 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं उसमें से। ये मेरा दावा है कि आज भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। और दोस्तों आपसे एक सजेशन ये है कि अगर आप आज पेपर देने जा रहे हैं तो आप पहले हिंदी और जीके का पोर्शन ही सॉल्व करें। मैथ और रीजनिंग बाद में सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं और इससे आपका समय ज़्यादा खर्च हो सकता है। तो पहले आप हिंदी या जीके ही करेंगे आज, या जो इंग्लिश करते हैं तो वो इंग्लिश कीजिएगा। तो चलिए, कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आज के मतलब इस सेट में, जो 2023 में 30 जनवरी को पेपर हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिहार में छठ पूजा होती है, उसमें किस देवता की पूजा होती है। तो बिहार में दोस्तों छठ पूजा होती है और इसमें भगवान सावित्री यानी कि सूर्य की पूजा होती है। सूर्य को अर्घ दी जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। छठ पूजा जो होता है ये कार्तिक माह में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। अगर क्वेश्चन आए कि कौन से माह में होता है तो कार्तिक माह में छठ पूजा मनाई जाती है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, बिहार में ना एक त्यौहार और होता है, बिहुला। बिहुला महोत्सव, ये कहाँ का आपका? तो बिहुला महोत्सव बिहार का ही है। बिहुला महोत्सव बिहार का है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों बिहार का एक डांस याद रखिएगा, जटा जटिन। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि जटा जटिन कहाँ का डांस है, तो बिहार का ही डांस है जटा जटिन, ये भी आप याद रखना। और एक विदेशिया, विदेशिया कहाँ का डांस है दोस्तों? बिहार का ही डांस है विदेशिया। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों? फागू चौहान बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्लियर हुआ, ये आपको याद रखना है। तो छठ पूजा बिहार में होता है और बिहार में सोनपुर मेला भी लगता है, जो पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। सोनपुर मेला बिहार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात है आपका हरियाणा का। यहाँ पे आप पूरा चार्ट देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछेगा आपसे तो वो है आपका जम्मू कश्मीर का 1084, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में फिर पांडिचेरी। यानी कि मतलब तमिलनाडु का कम है, लेकिन पांडिचेरी दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी है पांडिचेरी। तो सबसे ज़्यादा केरल का, फिर पांडिचेरी का, फिर तमिलनाडु का। हरियाणा का है 879, ये आप याद रखना। ठीक है। तो ये लिंग अनुपात क्या होता है दोस्तों? लिंग अनुपात का मतलब है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है उसको बोलेंगे लिंग अनुपात। तो 2011 के अनुसार सबसे कम हरियाणा का, सबसे ज़्यादा केरल का राज्यों में। यूनियन टेरिटरी में पूछेगा तो पांडिचेरी का सबसे ज़्यादा है और दमन दीप का क्या है? सबसे कम था आपका। दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि भारत का लिंग अनुपात कितना था 2011 में, तो पहले तो मैं बात कर लूँ 2001 की। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 933, और 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात है 943। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी आए तो आपको याद रखना है। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न शामिल थे? 29। कौन से नंबर की जनगणना है ये? 15वीं जनगणना है। ठीक है। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पे सामान्यतः जनगणना करवाई जाती है। 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी। इसके वो कौन थे आयुक्त? वो थे चंद्रमौली। तो सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे आपके, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति क्या है? दोस्तों अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना है, 2012 से 2017 तक। 2012 से 2017 तक लास्ट पंचवर्षीय योजना भारत में संचालित की गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो ये कई सारे क्वेश्चन, और मैं इस चार्ट को बार बार दिखा रहा हूँ, आई होप कि रट लेना आप तो इसको। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, कृषि की बात की गई इसमें। दूसरी 1956 से 1961, औद्योगिकरण की बात की गई। तीसरी 61 से 66 कि आत्मनिर्भरता एवं गतिमान अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट है। 1969 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना। और उसके बाद में आपका ये है 1974 से 1979 पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गरीबी उन्मूलन किससे संबंधित है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से। छठी 1980 से 85 रोजगार सृजन की बात की गई है। सातवीं 1985 से 1990 खाद्य सुरक्षा। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 मानव संसाधन का विकास करने पर बल दिया गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक समृद्धि का उद्देश्य है, 1997 से 2002। 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, और 12वीं 2012 से 2017। दोस्तों 11वीं का जरूर याद रखना, 11वीं का बहुत आता है एग्जाम में, खैर पूछा नहीं गया है अभी, लेकिन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति थी 2012 से 2017। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है?
पद्मजा रेड्डी को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला? तो दोस्तों पद्मजा रेड्डी को कुचिपुड़ी के लिए मिला। यहाँ आप देख सकते हैं पद्मजा रेड्डी। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का गांव है कुचिपुड़ी, और आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई है। इसका प्रवर्तक कौन है? सिद्धेंद्र नाथ योगी। सिद्धेंद्र नाथ योगी, सिद्धेंद्र नाथ योगी जो है वो कुचिपुड़ी का प्रवर्तक माना गया है। इनका फाउंडर है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों कुचिपुड़ी का ना एक कलाकार और याद ना, वो है आपका हलीम खान। हलीम खान कौन सा नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी करता है। और आपको एक ट्रिक बताऊं, यदि किसी भी डांसर के नाम में आपको रेड्डी शब्द मिले, रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, तो किसी भी पद्मजा रेड्डी, अगर रेड्डी शब्द मिले तो समझ जाना वो कुचिपुड़ी करता है। 99% केस यही बनेगा कि रेड्डी वाले जितने भी हैं वो कुचिपुड़ी करते हैं। ट्रिक बता रहा हूँ। और किसी कलाकार के नाम में नायर शब्द मिले, नायर, तो समझ जाना वो कथकली का है। 90% चांस है कि वो कथकली का है। अगर नायर शब्द मिलेगा तो कथकली मार्क कर दें, और रेड्डी शब्द मिलेगा तो कुचिपुड़ी। ठीक है। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में? तो 8 है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सतरिया। सतरिया शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? दोस्तों सतरिया असम से उत्पन्न हुआ है। और इसका प्रवर्तक कौन है? सतरिया को शुरू किया था वैष्णव संत शंकर देव ने। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, सतरिया को कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? दोस्तों 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को सतरिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। शंकर देव ने स्टार्ट किया था, ये आप याद रखना। सतरिया के मैं आपको 3 कलाकार बता रहा हूँ, तीनों पूछे जाते हैं। एक नाम याद रखिएगा, टंकेश्वर हजारिका, काफ़ी चर्चा में रहता है नाम। तो टंकेश्वर हजारिका कौन सा नृत्य करता है? सतरिया करता है। एक याद रखना, जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी कौन सा नृत्य करता है? दोस्तों जतिन गोस्वामी भी शास्त्रीय नृत्य करता है, सतरिया। और एक आपका घनकांत बोरा, घनकांत बोरा। ठीक है। तो ये 3-4 नाम आपको याद रखने, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। सतरिया असम का है। क्लियर दोस्तों। असम का ना एक डांस और याद रखना, वो है आपका कली गोपाल। तो कली गोपाल डांस कहाँ का है? असम का है। और असम का ही एक डांस है झूमुर। झूमुर चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बुगुरुम्बा भी आपसे पूछा जाता है, तो बुगुरुम्बा भी आप याद रखना। बाकी तबल चोंगली होता है, बिहू होता है। असम में अम्बुबाची मेला भी लगता है, ये भी आप याद रखिएगा। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में। और असम में ना एक त्यौहार और पूछेगा आपसे, बैखो। बैखो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बैखो उत्सव होता है आपका असम में। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये आप याद रखिएगा। सतरिया असम का डांस है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की महिला निदेशक मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों ये है आपके रेणु सिंह, एक IFS है। तो रेणु सिंह को मार्च 2022 में भारतीय वन अनुसंधान की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और भारत में भारतीय वन सेवा की शुरुआत एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब हुई? दोस्तों आपको याद रखना है 1966 में भारतीय वन सेवा की शुरुआत की गई थी। भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है, याद रखना। 3 ही तो अखिल भारतीय सेवा है भारत में, IAS होता है, IPS होता है और एक IFS होता है। तो रेणु सिंह को बनाया गया है वन अनुसंधान की महानिदेशक, ये भी आप याद रखना। अच्छा, भारत में वन क्षेत्रफल कितना है? टोटल बनावरण 24.62। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 24.62। वन किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय है। वन संवर्ती सूची का विषय। किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है? मध्य प्रदेश में। परसेंटेज वाइज पूछेगा तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वनों का है मिजोरम में, याद रखिएगा। तो रेणु सिंह बनी है आपकी। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? दोस्तों जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल, ये आप फोटो में देख सकते हैं राइट साइड में, तो यह आपके मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, मनोज सिन्हा। दोस्तों जम्मू कश्मीर का ना एक डांस याद रखिएगा, और वो पूछ सकता है आपका रऊफ। रऊफ कहाँ का डांस है? जम्मू कश्मीर का डांस है रऊफ। ठीक है। एक आपसे पूछेगा कूद, एक आपसे पूछेगा हिकत। हिकत कहाँ का डांस है? जम्मू कश्मीर का डांस है हिकत। एक पूछेगा आपसे दुमहल, तो दुमहल भी आपका जम्मू कश्मीर राज्य है। एक आपसे पूछेगा मंदजास, मंदजास कहाँ का नृत्य है? तो मंदजास भी आपका जम्मू कश्मीर का है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का नया साल क्या है? नवरेह। जम्मू कश्मीर का नया साल नवरेह होता है, ये भी आप याद रखना। जम्मू कश्मीर के 2 त्यौहार बताता हूँ आपको, एक कंचौथ फेस्टिवल, कंचौथ, और एक है आपका हैरात। हैरात तो कंचौथ और हैरात दोनों ही हिंदू धर्म के त्यौहार हैं। दोनों ही शिव के लिए होते हैं, शिव पार्वती के लिए। तो कंचौथ और हैरात जम्मू कश्मीर के हैं। और जम्मू कश्मीर में एक त्यौहार और मनाया गया था, लवेंडर महोत्सव। लवेंडर महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होती है भारत में, ये भी आप याद रखिएगा।
ठीक है। और जम्मू कश्मीर से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून सन 1757 को। 23 जून सन 1757 को भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी जिसे हुगली नदी भी कहा जाता है, तो हुगली नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें हार होती है किसकी? नवाब सिराजुद्दौला की, क्योंकि इसका सेनापति जो था वो इसके साथ में दागाबाजी करता है, बेवफाई करता है कमीना। ठीक है, तो इसको हरा देता है। अच्छा, प्लासी का युद्ध होने के कारण क्या थे? दो कारण, मुख्य कारण थे। तो जो दस्तक राइट दिए गए थे अंग्रेजों को, दस्तक राइट क्या होता है कि व्यापार करने के जो अधिकार थे इनका इन्होंने मिसयूज किया। दूसरा था आपका कि जो श्रमिक थे, श्रमिकों को जो मतलब पैसा मिलता था, जो मजदूरी मिलती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देती थी, श्रमिकों को मजदूरी नहीं देती थी। साथ साथ दस्तक राइट का इन्होंने गलत उपयोग किया था। इस कारण से मतलब ये युद्ध हुआ था। और कालकोठरी घटना आपने सुनी होगी, जिसमें अंग्रेजों को जिंदा जला दिया गया था, तो उसी के चलते ये युद्ध हुआ था आपका सारा। तो ये आप याद रखना, 1757 और नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, मैं आपको बता दूं संविधान दिवस कब होता है भारत में। तो भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है, क्योंकि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 16 अनुच्छेद लागू किए गए हैं, आप याद रखना। आपको याद रखना है कि भारत का संविधान कितने समय में बना था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा है, ये भी आप याद, नारायण रायजादा। और दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत के संविधान का शुभंकर क्या था? तो वो है आपके हाथी। भारतीय संविधान का शुभंकर क्या था? हाथी। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। ये क्वेश्चन याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। NRLM, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है या पूछा गया था क्या है ये? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? यह जून 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। पूरा नाम है इसका दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, भारत का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो चलाता है इसको। तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो पूछा जाए आपसे तो ये आप याद रखना। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है बताओ? मूसी नदी बहती है चलो इस शहर में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। और भारत में एक संस्था है जो वित्त मंत्रालय के अधीन है, वो है नाबार्ड। नाबार्ड ग्रामीण विकास के लिए लोन देता है, ये भी आप याद रखना। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना था। तो ये ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो आपसे पूछा गया था NRLM के बारे में। दोस्तों कमेंट में क्वेश्चन लिख के बताइएगा, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती रोजगार योजना ये कब शुरू की गई है? कमेंट में लिख के आप बताइएगा। ठीक है, जरूर लिखना इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों कंदरिया महादेव का मंदिर ये मध्य प्रदेश में है, और ये जो आपके खजुराहो के स्मारक हैं उसी में बना हुआ है आपका। तो चंदेल राजा धंगल देव ने कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी आप याद रखना। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण मंदिर जो है ये भी खजुराहो के स्मारक में आता है, ये किस देवता को समर्पित है? दोस्तों खजुराहो के स्मारक में लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु का मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, अगर पूछा जाए कि जो खजुराहो के स्मारक हैं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? छतरपुर में है। तो खजुराहो के स्मारक जो है ये किस शैली में बने हुए हैं? तो खजुराहो के मंदिर आपको याद रखना पंचायतन शैली में बनाए गए हैं। कौन सी शैली? पंचायतन शैली। खजुराहो के स्मारक चंदेल राजवंश के राजाओं ने पंचायतन शैली में बनवाए हैं, ये भी आप याद रखना। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मंदिर की बात हो रही है ना, तो आपको याद रखना एक तो नागर, दिरबिड़,
नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है दोस्तों? ये मंदिर निर्माण की शैली है। तो कभी क्वेश्चन आए कि नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? मंदिर निर्माण की शैली है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, साउथ इंडिया के मंदिर दक्षिण शैली में, और इन दोनों को मिक्स करके जो मंदिर बनेंगे वो बेसर शैली कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं दोस्तों? जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधों को कहा जाता है जो फूल वाले पौधे तो होते हैं लेकिन जिनके बीज नंगे होते हैं, जिनके बीज के ऊपर कोई भी कवर नहीं पाया जाता। जहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जैसे आपका पाइनस है, ये आपका पेडोकार्पस है, थूजा है, जामिया है, और ये क्या आपका ओकेरिया है, गिंको बोलीवा है। तो ये सब जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं। और दोस्तों आपको ना एक चीज़ कभी पूछा जाए कि क्रिप्टोगैम क्या होते हैं? क्रिप्टोगैम क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे पौधे जिन पे फूल नहीं आते, तो बिना फूल वाले पौधे क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं। बिना फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं, बिना फूल वाले पौधे। ये भी आप याद रखना। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे ना आपको मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, कभी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, जैसे जाइलम है और एक फ्लोएम है, ये दोनों पौधे के ऊतक होते हैं। तो जाइलम का काम क्या होता है दोस्तों? जाइलम जल को कैरी करता है, और जो फ्लोएम होता है ये फूड को कैरी करता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि पौधों में जल को ले जाने वाला संवहनीय ऊतक कौन सा है? जाइलम। और खाने को ले जाने वाला फ्लोएम होता है। तो जिम्नोस्पर्म याद रखिएगा, ऐसे पौधे जिनमें फूल होते हैं और जिनमें नंगे बीज पाए जाते हैं। अनुच्छेद 27 पूछा गया था। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में मेनली इसमें बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस शहर में है? दोस्तों कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आपका ग्वालियर में, ग्वालियर में है। तो ये आप याद रखना। दोस्तों आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और आपको एक हवाई अड्डा याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता में है ये। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इनकी पार्टी कौन सी है? बीजेपी। बीजेपी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। तो ग्वालियर में है ये, आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कथक किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है और ये वैष्णव संप्रदाय संबंधित है। अगर वैष्णव ऑप्शन में नहीं आता है आपको तो आप कृष्ण को लगा सकते हैं आप। तो कथक जो है ये वैष्णव संप्रदाय संबंधित है। दोस्तों क्या आपको पता है कि कथक की रानी किसे कहा जाता है? तो गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को, सॉरी गिरिजा देवी नहीं, सितारा देवी। सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है। सितारा देवी को कथक की रानी कहा गया है, ये आप याद रखना, कथक की रानी। जैसे शोभना नारायण पूछेगा तो शोभना नारायण भी कथक करती है, मनीषा गुलियानी कथक करती है, रोहिणी भाटे कथक करती है, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज कथक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक प्रश्न और है आपका, ये क्वेश्चन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये सही या तो वित्तीय रिपोर्ट पूछा गया था या वित्तीय स्थिरता? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है, फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक। दोस्तों रिजर्व बैंक 1 रुपये का नोट नहीं बनाता है, ये आप याद रखना। 1 रुपये का नोट भारत में वित्त मंत्रालय बनाता है और इस पर साइन किसके होते हैं? वित्त सचिव के साइन होते हैं। रिजर्व बैंक बना था 1935 में, ये भी आप याद रखना। और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों यही थे आपके जो प्रश्न मुझे मिले, जो भी प्रश्न पूछे गए थे, और मैंने भी डिटेल आपको मैंने एनालिसिस कर दिया है आपको। और कोई क्वेश्चन बचा है? शायद नहीं बचा है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। मिलता हूँ आपको अगले सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट। एक रिक्वेस्ट दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। जिनका एग्जाम है उनसे आप रिक्वेस्ट है कि पहले आप हिंदी करें, उसके बाद में ही जीके करना है, उसके बाद में मैथ छूना है। ठीक है, तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।